प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। इस माटी में जड़े हमारी, इसकी है हम सब संतान। तन पर इसके नजर आ रहे कितने दुखदायक ये घाव। सहती आई सदियों से सब धरती माँ का यही स्वभाव। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। हो सम्मान, हो सम्मान। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद पदार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तया एकराडितिः मरुतः परिनिष्टारो मरुत तस्यावनगृहे अवीक्षतस्य कामप्रे विश्वदेवा सभासद इति। य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद। धरती धारण करती है अपनी संतानों को। धरती और जल जीवन की शक्ति के धारक हैं। वायु का तत्व इसका अभिन्न अंग है। चंद्रमा सोम, पशुओं, मनुष्यों, पदार्थों, वनस्पतियों का पोषण करता है। यही सम्यक ज्ञान है। जो व्यक्ति इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, वही अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। यही पुरखों की वाणी है। हमारे देश में पुरानी परंपरा रही है शहरों के सुनियोजित विकास की। दूरदर्शी शासक ऐसे नगर बसाते थे जहां स्थान का अभाव नहीं होता था। कई शहर हैं, कई ऐसी इमारतें हैं खूबसूरत, जो इन महानगरों की पहचान बन गई हैं। इन खूबसूरत इमारतों के चेहरों पर आज धब्बे लग गए हैं। कहीं बिजली के बार खिंच गए हैं, तो कहीं ट्रैफिक का बेशुमार जमाव। इन शहरों की खूबसूरती तेजी से बदसूरती में बदल रही है। इन शहरों की शक्ल आज कंक्रीट के जंगलों की है। ऐसे जंगल जहां रहने वाले सिर्फ मजबूरी में अपने दिन काटते हैं। उनका दिल हमेशा घबराया रहता है। उनकी सेहत हमेशा संकट में रहती है। शिंदे, वो मैप भी दिखाओ। यस सर। तो फिर देर किस बात की है? आप फाउंडेशन स्टोन क्यों नहीं रखवाते? सर, जितनी जगह की जरूरत अस्पताल के लिए थी, वो एक साथ नहीं मिल रही है। और इस जगह को लेकर काफी झगड़ा चल रहा है। इतने दिनों से नोकझोंक चल रही है, फिर कैसा झगड़ा? सर, एक और पुराना कब्रिस्तान है। मामला सांप्रदायिक रंग पकड़ सकता है। जमीन के बीचों बीच किसी पीर का मजार भी है। उसे न छेड़ना ही बड़ी मुसीबत है। कब्रिस्तान और शमशान की फिक्र सबको है। जिंदा इंसान की
किसी को नहीं? सर, हमारे लिए तो आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। हम काम शुरू कर देते हैं, मगर कल के रोज ये अखबार वाले उछालना शुरू करेंगे तो बिला वजह में काम अटकेगा और कंस्ट्रक्शन भी महंगा हो जाएगा। क्या मजाक है? हम कोई प्राइवेट कॉलोनी या होटल कैसीनो तो बना नहीं रहे। गरीब बीमारों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, अपनी कमाई को दान देकर। अपना काम धाम छोड़ करोड़ों रुपए विदेश में जुटा रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पब्लिक। सर, इस देश में यही तो एक मुसीबत है, दूसरों का दुख दर्द कोई समझता ही नहीं। सब अपना अपना घर भरने में लगे रहते हैं। समस्या पैसा और उपकरण जुटाने की नहीं है। आज समस्या है बढ़ती हुई आबादी की, जो कारण बन रही है आवासों के घनत्व की और महानगरों में स्थान के अभाव की। मेरी समझ में नहीं आता व्हाट इज द प्रॉब्लम। दिन रात मास्टर प्लान बनते हैं, फिर ये तमाशा। ये अर्बन डेवलपमेंट वाले आखिर कर क्या रहे हैं? सर, गुस्ताखी माफ हो, हमारी प्लानिंग में कोई कसर नहीं। सर, ये पुराना शहर जो हमें विरासत में मिला है, इसके साथ छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है इस बढ़ती हुई आबादी के कारण। अगर हमारे पुरखों ने थोड़ी सी भी अकल इस्तेमाल की होती तो ये दिन न देखना पड़ता, इतना बवाल न होता। ये तुम गलत कह रहे हो बरखुरदार। गलती हमारे पुरखों की नहीं, बल्कि गुनहगार तो हम खुद हैं। ये शहर एक बार नहीं 7 बार बसाया जा चुका है, वो भी पूरे नियोजित ढंग से। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। अरे सेठ साहब, आप तो शायरी करने लगे हैं। जरा ट्रांसलेशन करके हमको तो समझाइए। सर, बात इतनी सी है, फिरोजाबाद हो या तुगलकाबाद, जहां पना हो या शाहजहानाबाद, या फिर अपने एडवर्ड लिटिन्स की नई दिल्ली क्यों ना हो, जितनी बार ये शहर बसा है, हर बार इसका चेहरा पहले से बेहतर और खुशनुमा पेश हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमलावर उजाड़ते रहे उसे? शायर का कहना है, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। लेकिन मैं सोचता हूं नसीब को कोसना ठीक नहीं। ऊपर वाले ने हर बार सजा दी है इस शहर के बाशिंदों को, उनके लालच की, नासमझी की और शहर से बेमरवती से पेश आने की। ठीक कहते हैं सेठ साहब, बिल्कुल ऐसा ही वेस्ट में भी हो रहा है। हकीकत तो यह है खन्ना साहब कि आज हिंदुस्तान के हर शहर के साथ यही जुल्म और जबरदस्ती हो रही है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। शायद इसीलिए हर शहर की बुलंदी पस्ती में बदल रही है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। यही कहने को मजबूर शायर हुआ था 100-150 साल पहले। आज हालत इससे कहीं बदतर हो गई है। हरियाली की जगह ले ली है झोंपड़ पट्टियों ने। हरियाली देखने को आंखें तरस जाती हैं। जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस, कौन पहचान सकता है इन जगहों को अब? कभी जब नई दिल्ली बसी थी पुराने शहर से कहीं ज्यादा और बहुत खूबसूरत। आज इस शहर की हरियाली की याद दिलाता है कंक्रीट के गमले पर लिखा एक छोटा सा स्लोगन। दिल्ली हो या बंबई, कलकत्ता हो या मद्रास, इन शहरों की पहचान अब खूबसूरत इमारतों के लिए नहीं, झोंपड़ पट्टियों और मलिन बस्तियों के लिए हो रही है। धारवी, जयनगर, संजय नगर, ये शहर की बदनाम बस्तियां हैं। बदनाम इसलिए नहीं कि इनमें कोई चारित्रिक दोष है, सिर्फ गरीबी के कारण। यहाँ रहने वाले बच्चों का बचपन है यह एक तरह की कैद। शहरों में, विशेष रूप से बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे
सरकारी संस्थाओं के होने की वजह से जिम्मेदारी तय करना कि किस एजेंसी की जिम्मेदारी ये है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता होगा दिल्ली में जब एपिडेमिक ब्रेक किया था 5 साल पहले, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठहरा रही थी। तो बहुत सारे एजेंसीज का एक साथ काम करने की वजह से और उनकी उत्तरदायित्व की सीमा अच्छी तरह से निर्धारित ना होने की वजह से मैं समझता हूँ बहुत कन्फ्यूजन होता है और समस्याएं इससे भी पैदा होती हैं। दोष का सवाल नहीं है जब तक आप उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप ईंधन की समस्या का हल नहीं करेंगे, जब तक आप एनर्जी उनको किस तरह मिल सके, तब तक आप कोई भी कानून बना लें उसका पालन नहीं करा सकते। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बिखरे हुए जो गांव हैं, दूर दराज लोग रहते हैं, इनकी जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ईंधन की समस्या सबसे बड़ी जो है, इसका किस तरह से आप समाधान करेंगे? आज की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के शहरों में है जो असमन्वित विकास हो रहा है शहरों में। जिस प्रकार का अर्बन प्लानिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से जितना अर्बन एरियाज़ पे जो बढ़ोतरी हो रही है, जितना खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से छोटे छोटे कस्बे एक असमन्वित विकास का रूप ले रहे हैं। जो बड़े शहर हैं उसमें भी जो आउटर एरियाज़ हैं उनमें उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जनजीवन त्रस्त है। थोड़ा ही पानी गिर जाता है, फ्लडिंग हो जाती, ड्रेन्स नहीं हैं और उस तरह से नहीं सोचा गया है। कुछ हद तक ये सही है कि जो विशेषज्ञों की राय है या जो प्लानिंग इनपुट्स है वो हमारे एक्चुअल प्रोग्राम्स में नहीं आ पाता और इसकी वजह राजनीतिक दबाव है और हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप की फंक्शनिंग के तरीके हैं उसमें मैं समझता हूँ कि विशेषज्ञों की राय का बहुत अधिक स्थान नहीं हो पाता। बहुत सारे मास्टर प्लान्स जो बने हैं हमारे देश में वो शहर के और शहर के लोगों के जो हित को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे और इसकी वजह से गांव से जो माइग्रेशन है उसको भी रोकने की वो कोशिश की है और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि बहुत सारे मास्टर प्लान्स जो हैं वो एंटी पुअर कहलाए जाते हैं, एंटी रूरल कहलाए जाते हैं। भारत के शहरों में जो सामाजिक सुविधाएं हैं उनकी बहुत कमी है, लेकिन इस कमी का मुख्य कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं या हमारे यहाँ वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस नहीं है। मैं समझता हूँ उनका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाता और मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो सब्सिडीज हमने इन सारी सुविधाओं में दी है, सार्वजनिक सुविधाओं में दी है, उसका एक असमान वितरण हो रहा है। मैं समझता हूं कि शहर का जो स्वास्थ्य का और स्वच्छता का स्तर है वो इस पर नहीं निर्भर करता कि औसत आदमी को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि गरीब से गरीब मोहल्ले में कितनी सुविधाएं पहुंची हैं, क्योंकि गरीब मोहल्ले का स्वास्थ्य और अमीर मोहल्ले का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, मैं समझता हूं कि इसके एक ही उपाय है जिससे हम सार्वजनिक सुविधाओं को हम सुधार सकते हैं कि जो अमीर मोहल्ले हैं वहाँ पर हमारे जो कॉस्ट रिकवरी है, जो यूज़र चार्जेस हैं, उसको बढ़ाए जाएं। लेकिन ये समस्या खाली पैसे की नहीं है। आप किसी को घर से उजाड़ दें, उसका जो रहने सहने का ढंग है, जो उसके लिंक्स बने हुए हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई है, उससे आप एक दूसरी जगह विस्थापित कर दें, इतना आसान काम नहीं। झोपड़पट्टियों और मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए अपने परिवार की इकाई को बचाए रखना बहुत मुश्किल है। इनको जीवन यापन ऐसे करना पड़ता है जिसे आप पाशविक ही कह सकते हैं। रहने की जगह जरा सा दड़बा, मुर्गियों और भेड़ बकरियों के जैसा। छत के नाम पर टाट की भट्टियां, रद्दी बाजार का माहौल, एक तरफ इंसान और एक तरफ जानवर, कूड़े कचरे के ढेर। ऐसे में नगर नियोजन एक विडंबना ही बन जाता है। मध्यवर्गीय खुशहाल बस्तियां भी कम जिम्मेदार नहीं
कूड़ा कचरा फैलाने के लिए। बदनाम होते हैं बेचारे झोपड़पट्टी में रहने वाले। यदि नगर नियोजन ठीक ढंग से किया जाए तो जो इन खुशहाल बस्तियों में कूड़ा पैदा होता है उसको विसर्जित करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहले कल्पना की गई थी कि बड़े-बड़े शहरों के पास जो उपनगर बसेंगे वहां कूड़े कचरे का इतना बवाल जानलेवा नहीं होगा, किंतु बहुत शीघ्र सारी व्यवस्था बेकार हो गई। कई जगह नागरिक प्रशासन बढ़ते हुए कूड़े के अंबार को निपटाने में अपने को बिल्कुल अक्षम और असमर्थ पा रहा है। शहर में फैला कूड़ा कचरा हम आए दिन देखते हैं। इस मामले में सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चल सकता। नागरिक को अपनी जिम्मेदारी के प्रति हमेशा सतर्क रहना ही होगा। शहर में रहने वालों की जरूरत पूरा करने के लिए तरह-तरह की सुविधाएं जुटाना बेहद जरूरी है। आखिर लाखों लोगों के कपड़े धुलेंगे तो पानी में कुछ ना कुछ गंदगी तो बहरहाल आएगी ही। इन कपड़ों की धुलाई में तरह-तरह के रासायनिकों का प्रयोग भी होता है। इससे प्रदूषण और बढ़ेगा ही। कई जगह अनधिकृत ढंग से फैक्ट्रियां खोली गई हैं। इनसे धुआं भी होता है और इनमें काम आने वाले रासायनिक भी पानी को प्रदूषित करते हैं। हम अपने मुनाफे के लिए सब काम करते हैं, पर प्रदूषण की नहीं सोचते। देखिए, पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस तो सारी दुनिया में तो बढ़ी है, हिंदुस्तान में भी बढ़ी है। बल्कि अब तो मिनिस्ट्री भी है, सेंटर में भी है, सब स्टेट्स में भी बनने लगी है और उसकी इम्पोर्टेंस भी हो रही है। लेकिन ये सब जो फोकस है पर्यावरण के बारे में, वो फैक्ट्रियों के प्रदूषण के बारे में है। असली पर्यावरण की समस्या तो गांवों में है। पर्यावरण वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम डिसेंट्रलाइज करें पावर के बारे में। जैसे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सूर्य से बिजली, और ये सब डिसेंट्रलाइज हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको एक बड़े ग्रिड से जॉइन करें। तो इन समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम चाहें पर्यावरण को सुधारना चाहते हैं, हम सब वाहनों को बंद कर दें, सब उद्योगों के बंद कर दें। ये बहुत आसानी से पर्यावरण की समस्या जो है हल हो जाएगी, पर ये उपाय नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, ये टकराव की बात आती है, इसमें समन्वय लाने के लिए हम रिहैबिलिटेशन की बात करें, लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं उनकी बात करें, छोटे डैम की बात करें, बड़े उद्योगों की बात करें, इसमें समन्वय कैसे आएगा? समन्वय आना शुरू हुआ है। इसीलिए आज ये टकराव की स्थिति जो पैदा पहले होती थी, ये नहीं हो रही। बड़े-बड़े शहरों में जो मलिन बस्तियां हैं, उनमें प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए योजनाएं कई बार बनाई जाती हैं, किंतु ये सपने साकार नहीं होते। साधनों के अभाव में गंदी नालियां खुली रहती हैं। इन इलाकों के सुधार के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है, अंततः उसका बड़ा हिस्सा शहर के तड़क भड़क वाले बाजार के ऊपर खर्च हो जाता है। ये स्थिति कब तक चलेगी? ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली सड़कें पक्की हैं या कोल तार से पटी हैं, किंतु उन बस्तियों की संकरी गलियों की याद इन सड़कों पर चलते किसको रह जाती है, जहां की गंदगी का नजारा घर लौटने के बाद हम भूल जाते हैं। और अपनी सुविधा के लिए नियोजन के अभाव में रिहायशी बस्तियों में जो बाजार और मंडियां बन रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये नजारा है राजधानी के एक रिहायशी इलाके के बीच में बने एक ऐसे ही बाजार का, जो याद दिलाता है पुरानी दिल्ली की किसी मंडी की या छोटे कस्बे की
किसी झोपड़ पट्टी की। लंबी चौड़ी सड़क के बीच के डिवाइडर पर खोमचे रेड़ी वालों ने जगह घेर ली है। यदि नियोजन हो तो शहर में ऐसे सार्वजनिक स्थान पहले से छोड़े जा सकते हैं जहां पर तह बाजारी करने वाले अपने हाट बाजार लगा सकते हैं। इसकी एक मिसाल राजधानी में ही बना एक क्राफ्ट्स हाट है, जहां का माहौल देहाती कस्बाती है, किंतु सफाई या रखरखाव में कोई कसर किसी तरह भी देखने को नहीं मिलती। हम जिस भी ओर देखें, अपने माइथोलॉजी में देखें, ईथोस में देखें, जहाँ भी देखें, इतना नज़दीकी संबंध रहा है भारत में। तो हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 100-200 साल में हमने शायद कुछ ज़्यादा सीख लिया है तो और कुछ गलत सीख लिया है। तो हमें सीखने की केवल आवश्यकता नहीं है, सीखे हुए तो हमारे एंसेस्टर्स थे, सब ने ये बात सीखी हुई थी। आज हमें कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। तो यही हमारी बहुत बड़ी शक्ति है कि हमारी संस्कृति पर्यावरण से बहुत जुड़ी हुई है, और इस संस्कृति को समझते हुए, पहचानते हुए अगर हम कदम उठाएं, हम सफलता आवश्यक पाएंगे। ये टकराव या द्वंद्व विकसित और विकासशील देशों का है। नगर नियोजन के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सहायता और अनुदान देती हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उपलब्ध धनराशि का या साधनों का समुचित, वास्तव में नियोजित ढंग से प्रयोग किया जा सके। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि दैत्याकार इमारतों की जगह ऐसा निर्माण कार्य हाथ में लिया जाए जहां हो विस्तृत आकाश, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और इनका रखरखाव सहज हो। आज दिल्ली हो या बेंगलोर, शहरों का नियोजन और विकास ठीक से नहीं हो रहा है। यादें बची रह गई हैं उन पुराने इलाकों की जहां बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, जिनके किनारे साफ सुथरी सड़कें थी, छायादार पेड़ थे, और जहां के रहने वाले अपने को सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी नहीं समझते थे। यदि समय रहते नगर नियोजन को प्राथमिकता नहीं दी गई तो पुरखों से मिली ये अनमोल विरासत हम पलक झपकते गंवा देंगे, और शायद इन खुशनुमा, खुशनवाज शहरों की यादें बची रह जाएंगी। शायद आने वाली पीढ़ी के लिए ये यादें भी न बचें। दर्पण सा पोखर, शांत जल, कभी कभार हवा के झोंकों से उठी लहरें। ये दृश्य दूर दराज किसी इलाके का नहीं, बेंगलोर शहर के बीच का है। कितने दिन बचा रह सकेगा ये? इस माटी में जड़े हमारी, इसकी है हम सब संतान। तन पर इसके नजर आ रहे कितने दुखदायक ये घाव। सहती आई सदियों से सब धरती माँ का यही स्वभाव। धरती बने फुलवारी तभी जब तक इसका हो सम्मान, हो सम्मान, हो सम्मान।